नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, सोना और डॉलर, इस दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हुई। अब ये लड़ाई आज की है या बहुत पुरानी? लड़ाई बहुत पुरानी है, लेकिन इस लड़ाई के बीच में एक शख्स खड़ा है जिसके ऊपर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। बल्कि ये कह सकते हैं कि दो बड़ी अर्थव्यवस्था आकर के बीच में फंस गई, टकरा रही। और आप हैरान हो जाएंगे, मैंने एक शख्स की बात की और दो अर्थव्यवस्था की बात की है। एक शख्स है नरेंद्र मोदी और दो बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत और जापान, अमेरिका नहीं। और डॉलर और सोने के युद्ध में ये दोनों देश पूरी तरह से फंस रहे हैं। एक कदम और आगे अगर बढ़ते हैं तो ये मान के चलिए कि जापान की जो दिक्कत है वो पूरी दुनिया पर असर डालने जा रही है और उस पूरी दुनिया में भारत के ऊपर उसका अप्रत्याशित असर होने वाला है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी चौकन्ने हैं। कभी उन्होंने कहा था कि सोना मत खरीदो, सोने की कीमत कम हुई, डिमांड लेकिन कम अभी भी नहीं हुई है। जैसे डिमांड बढ़ेगी सोने की कीमत फिर बढ़ेगी। लेकिन सोने और डॉलर के युद्ध के बारे में जो मैंने चर्चा की उसे आज आप विस्तार से समझ लीजिए। ये खेल कर कौन रहा है? ये खेल चल रहा है मित्रों अमेरिका की जानिब से। अमेरिका खेल खेल रहा है, भारत को फंसाना चाहता है। अब कहीं अगर भारत फंस नहीं रहा है तो भारत को चाह रहा है कि आर्थिक मोर्चे पर उसको इस तरह से कमजोर कर दिया जाए कि वो हमारी हर बात को मानने के लिए तैयार हो जाए। वैश्विक युद्ध जो अभी चल रहा है, तेल का जो युद्ध है, खाड़ी में जो युद्ध चल रहा है, ईरान, इजराइल और अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है, जिस पर अभी तत्काल सीज फायर की बल्कि युद्ध विराम की घोषणा हुई। अमेरिका और ईरान ने एक डील साइन किया है और उसकी वजह से थोड़े दिनों के लिए आप देखेंगे कि ईरान और अमेरिका में कुछ समझौता हुआ है। अब अमेरिका इजराइल पर नाराज है। इजराइल को कह रहा है कि तुम्हारी वजह से हम दुनिया में युद्ध नहीं छेड़ सकते, लड़ाई नहीं कर सकते। तुम ये लड़ाई कर रहे हो, ये तुम्हारी लड़ाई है। अरे लड़ाई शुरुआत की अमेरिका ने, शुरुआत करवाई अमेरिका ने, ठीक है, इजराइल के कहने पर करवाई, लेकिन अमेरिका उसमें शागिर्द था। और अब इजराइल को अमेरिका विलन बना रहा है। और इसके बारे में मैंने बहुत पहले कहा था कि अमेरिका इजराइल का साथ छोड़ेगा, इजराइल को अमेरिका अंततः विलन बनाएगा और वहां से अपना काम करके निकल जाएगा। ईरान पर हमला सिर्फ इसलिए था क्योंकि वो तेल को डिसरप्ट नहीं करना चाहता है, वो चाहता है अमेरिकी डॉलर को मजबूत करना। यह है युद्ध। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे तेल महंगा होगा, अगर तेल ईरान युद्ध से डिसरप्ट होगा तो तेल महंगा होगा, और जब तेल महंगा होगा तो तेल की खरीदारी जो जो देश करेंगे वो डॉलर में पे करेंगे, तो उस देश की अपनी मुद्रा कमजोर हो जाएगी और डॉलर महंगा होगा, डॉलर मजबूत होगा। और जब डॉलर मजबूत होगा तो हमारी इकोनॉमी मजबूत होगी, मतलब अमेरिका की इकोनॉमी मजबूत होगी। और यह पूरा षड्यंत्र इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिका को डॉलर मजबूत करना था। अभी मैं सोने पर आता हूं, लेकिन पहले डॉलर का खेल समझ लीजिए।
जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में गद्दी संभाली, उसके बाद चुनाव के पहले डोनाल्ड ट्रंप का यह नारा था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। यह नारा क्यों दिया था? इस नारे के पीछे छिपा हुआ था यही राज कि अमेरिका को ग्रेट तो बाद में बनाएंगे, अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएंगे। और अमेरिका की अर्थव्यवस्था दुनिया में अशांति पर चलती है। दुनिया भर में जहां जहां युद्ध होगा, अमेरिका की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। हां, अगर डायरेक्ट उनका लगेगा कि नुकसान हो रहा है, जिसमें अमेरिकी खजाना खाली हो रहा है उस युद्ध में, तब तो अमेरिका पीछे हाथ खींच ले। लेकिन अगर थोड़ा खजाना लुटा करके बड़े खजाने की पाने की उम्मीद है, तो थोड़ा खजाना लुटा देगा। मतलब ये वॉर इन्वेस्टमेंट है अमेरिका। अमेरिका ये देखता है कि किस इलाके में 11 सैनिक अड्डे हैं पूरे दुनिया में। अमेरिका 11 जोन में पूरे इस वर्ल्ड को उन्होंने बांट रखा है, चाहे वो पैसिफिक हो, चाहे मिडल ईस्ट हो, चाहे रसिया का इलाका हो, चाहे अफ्रीका का इलाका हो। किसी भी इलाके में आप ग्लोब में कोई ऐसा जगह नहीं है जहां पर अमेरिकी सैनिक अड्डे नहीं है। और वो सैनिक अड्डे करते क्या है? सैनिक अड्डे ये कर रहे हैं कि कौन सा देश कब कैसे मजबूत हो रहा है उस पर नजर रखो, उसको डिस्टेबलाइज करो, उसको ये ना देखो कि वो हमारे मत से, हमारे जद से बाहर ना चले जाए, वो इतना ना मजबूत हो जाए कि फिर वो हमारी बात ही ना सुने। तो इसका ख्याल रखो। किसी भी सूरत में किसी भी देश को इतना सोवरेन, इतना मजबूत आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से मत कर दो कि वो हमें आंख दिखाने लगे। और हमारे साथ जब हम उससे कोई भी ट्रेड डील करें तो हमें आंख दिखाने लगे। सीन 2, जी शिखर सम्मेलन में, G7 के सम्मेलन में फ्रांस में, डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी आमने सामने बैठते हैं, प्रेस को संबोधित करते हैं। और प्रेस को डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मोदी देखने में बड़ा शालीन लगता है, बड़ा सज धज के रहता है, एंड ही लुक्स लाइक एन एंजल, मतलब फरिश्ता जैसा लगता है, बट बहुत टफ आदमी है, इज अ किलर। अब किलर को दूसरे तरीके से वो दूसरे जो जोन वाले लोग हैं वो प्रचारित करते हैं। किलर का मतलब है कि बहुत डैशिंग है, वो बड़ी आसानी से मोदी मानने वाले नहीं है। एंड ही इज ए ग्रेट ट्रेड डीलर। वो कहते हैं कि बहुत जबरदस्त डील करते हैं, बहुत जबरदस्त बार्गेन करते हैं, और वो टफ इंसान है, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। अब आप सोचिए, पूरी मीडिया के सामने में वो मोदी को ये कह रहे हैं कि ये देखने में बहुत ही शालीन लगते हैं लेकिन बहुत टफ है, बहुत डैशिंग है। किलर का यहां तात्पर्य है कि बहुत डैशिंग है, और वो डरने वाले किसी से नहीं है। क्यों? ये 3 टर्म लगातार प्रधानमंत्री बने हुए हैं। अभी जो पश्चिम बंगाल का चुनाव जीत कर वहां पर मॉरल हाई है, और उसके बाद इकोनॉमी को धीरे धीरे रास्ते पर ला रहे हैं। अब ये अमेरिका को फूटी आंख नहीं सुहा रहा, अमेरिकन डीप स्टेट को फूटी आंख नहीं सुहा रहा है। तो वो ये कोशिश कर रहा, वरना G7 का मेंबर तो भारत है नहीं। G7 की मीटिंग हो रही थी तो भारत को क्यों बुलाया गया? और तो दुनिया के किसी देश को नहीं बुलाया, ना तो रसिया को बुलाया, ना ही चाइना को बुलाया। भारत मेहमान बनकर गया, मोदी वहां मेहमान बनकर गया, और फ्रांस के राष्ट्रपति जो संदेश दे रहे हैं कि मोदी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। ये कहानी चल रही है। ये कहानी चल क्यों रही है? क्यों? क्योंकि मोदी डॉलर और सोने दोनों के युद्ध को समझ रहे हैं। अब एक पल के लिए मोदी और ट्रंप की बात को थोड़ा पीछे रखते हैं। अब दूसरी बात, जिसकी जो हमारी जो पहली बात थी कि डॉलर और सोने का खेल चल रहा है, उस युद्ध में मोदी कहां खड़े हैं। आपको मैंने थोड़ा इशारा किया, शायद आप समझ गए। अमेरिका चाहता है कि उनका डॉलर मजबूत हो, और डॉलर मजबूत के लिए जब तक विश्व में अनरेस्ट नहीं होगा, वर्ल्ड में युद्ध नहीं होगा, तो फिर हमारा डॉलर मजबूत नहीं होगा। युद्ध होगा तो पूरी दुनिया का जो सप्लाई चेन है उसको एक प्रकार से अमेरिका कंट्रोल करता है। अब आप कहेंगे कि कैसे? कोई भी प्रोडक्ट उठा करके देख लीजिए, कोई भी, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, डिफेंस का हो, एनर्जी का हो, सब में अमेरिकी दखल है। और अमेरिकी अगर दखल नहीं है तो अमेरिकी दूसरी कंपनियों के साथ दखल, और उन सबको कंट्रोल कर रही है अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिकी डीप स्टेट। चाहे वो फार्मा हो, चाहे वो आर्म्स हो, डिफेंस हो,
चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एनर्जी हो, सबको पीछे से अमेरिकी जाइंट कंट्रोल कर रही है। और उस अमेरिकी जाइंट को पूरा अमेरिकी डिफेंस, अमेरिकी इंटेलिजेंस और अमेरिकी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट करती है कंट्रोल। अब वो ये देख रहा है कि अगर ईरान का युद्ध, अब हमको जितना करना था कर दिया, हमने डिस्टर्ब कर दिया, हमने चाइना को अभी मजबूर किया हुआ है, वो भी एनर्जी पर डिपेंडेंट है, मिडिल ईस्ट में ईरान के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उनको भी मजबूर कर देंगे, तो चाइना से हम टकरा नहीं पाएंगे। लेकिन पहले अभी अमेरिका भारत से देखते हैं। भारत को हमने मजबूर कर दिया है, चौतरफा घेर लिया है भारत को, और हम उससे करवाना चाहते हैं ट्रेड डील, हम उससे करवाना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं एग्रीकल्चर का जो ट्रेड डील में जो पोर्शन है, उस पर हम उनकी बाह मरोड़ना चाहते हैं, जहां मोदी बाह मरोड़वाने के लिए तैयार नहीं है। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मोदी बहुत, देखने में तो बहुत शालीन है, लेकिन बहुत किलर हैं, बहुत टफ हैं। अब इनकी पेच में भारत फंस नहीं पा रहा है। इन्होंने डिसरप्ट किया, एनर्जी की क्राइसिस करने की कोशिश की, लेकिन भारत रसिया से ले रहा था, उसको दूसरे तरीके से डराया। अब उसमें एप्स्टीन वगैरह बहुत कहानी है, लेकिन उसको डराने की कोशिश की। रसिया ने कहा कि हम तेल आपको सप्लाई करेंगे वेनेजुएला से, ठीक है, और अमेरिका अपना वेनेजुएला के बैकडोर से अब अमेरिका तेल बेचना चाहता है, क्योंकि अमेरिकी कंपनी वहां पर एक्सकवेशन में का लगी हुई है। अमेरिकी शोधन का जो काम हो रहा है वेनेजुएला में, तेल शोधन का काम, वो अमेरिकी कंपनी कर रही है, अमेरिका को फायदा हो रहा है, ये बात सही है। लेकिन भारत तत्काल अभी अगर ईरान में डिसरप्शन चल रहा है, तो उन्हें जहां भी सस्ता अगर कोई तेल मिल रहा है तो लेने की कोशिश कर रही है, क्योंकि भारत को तत्काल भी एक डिप्लोमेसी लेकर के चलनी पड़ेगी। एक तो लॉन्ग टर्म है और एक शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म ये है कि अभी युद्ध की स्थिति में हम नहीं जाएंगे, अभी आंख नहीं दिखाएंगे। लेकिन आप देखिए कि 16 महीने तक प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की फिजिकल मीटिंग नहीं हुई, जबकि इस 16 महीने में 3 बार प्रधानमंत्री को डोनाल्ड ट्रंप ने निमंत्रण दिया व्यक्तिगत रूप से मुलाकात का। कनाडा से लौट रहे थे तब मुलाकात का दिया, शर्म शेख जा रहे थे तब मौका दिया, तब आमंत्रण दिया, कुआलालंपुर में मीटिंग थी तब आमंत्रण दिया, और तीनों जगह मोदी ने डिनाई कर। बल्कि एक जगह जहां ट्रंप पहुंच रहे थे वहां मोदी पहुंचे नहीं, और जब पता चल गया कि ट्रंप नहीं पहुंच रहे तो मोदी पहुंच गए, साउथ अफ्रीका मोदी पहुंच गए। तो जहां मोदी और ट्रंप आमने सामने हो रहे थे वहां मोदी अवॉइड कर रहे थे। और इस 16 महीने में मोदी ने औकात दिखा दी डोनाल्ड ट्रंप कि हम आपसे मिलेंगे नहीं, और इस दौरान चाइना से मिलते रहे, रसिया से मिलते रहे, वो तस्वीर वायरल होते रही, और मोदी लेकिन उनके सामने घुटने नहीं टेके। अभी जो मोदी और ट्रंप की मुलाकात हुई है, ये तब हुई है जब ट्रंप एक कमजोर विकेट पर स्वयं आ गया। स्वयं उनके देश में अदालत ने मुखालफत शुरू कर दी है, और डेमोक्रेट और रिपब्लिकन सेनेटर काफी बड़ी संख्या में नाराज है। क्रॉस वोटिंग कर दिया रिपब्लिकन के सेनेटर। तो अपने गृह विकेट पर डोनाल्ड ट्रंप कमजोर है, क्योंकि नवंबर में उनको मिड टर्म इलेक्शन से गुजरना है। अब ऐसी परिस्थिति में डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा बैकफुट पर है, और भारत ने अभी तक, ध्यान रखिए, अभी तक ट्रेड डील पर सिग्नेचर नहीं किया है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मोदी किसानों के मुद्दे पर समझौता नहीं करेंगे। स्टेटमेंट साफ आ गया उनका। अभी चर्चा हो रही थी कि सेलर्स की हत्या पर कोई चर्चा नहीं हुई, स्ट्रेट अवे मोदी ने कहा कि हमारे जो सी फेरर्स हैं, जो हमारे नाविक हैं, उनकी आपने जो हत्या की है ये ठीक नहीं है। सामने से कहा ट्रंप को कि इस पर आपको करना चाहिए। उस पर ट्रंप ने कहा कि हां, कालांतर में इस तरह की घटनाएं होती रही हैं, लेकिन हम इसको देखेंगे, आगे ऐसा नहीं होगा। स्ट्रांग प्रोटेस्ट, जिसके पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिखाया, उसके पहले विदेश मंत्रालय ने दिखाया, विदेश मंत्रालय मंत्री ने फोन करके मार्को रूबियो को कहा, और फिर 1 and 1 मोदी और ट्रंप जहां बैठे थे वहां मोदी ने साफ कह दिया कि ये जो हत्या हुई है आपके नेवल ऑफिसर्स के द्वारा या नेवल अटैक में, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, स्पष्ट कहा। अब ये जो तेल के माध्यम से मोदी को घेरने का प्लान था, उससे धीरे धीरे मोदी बाहर निकल रहे। अब आते हैं गोल्ड पे, लेकिन उनका डॉलर मजबूत हुआ है, क्योंकि ऑयल प्राइसेस बढ़े हैं, हमें तेल खरीदने पड़ते हैं, डॉलर में खरीदने पड़ते हैं, तो हमारा रुपए कमजोर हो रहा है। महंगाई बढ़ रही है, हमारा रुपए कमजोर हो रहा है,
और उनका डॉलर मजबूत हुआ। अब एक और खेल किया इस बीच में, भारत को लगने लगा, चाइना को भी लगा और दुनिया के अन्य देशों को भी लगा कि अगर ये युद्ध एस्केलेट करेगा तो फिर अपनी संपत्ति को बचा के रखना है। सोना उसमें से बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। भारत का भी सोना था रिजर्व, ये मैं इस पर मैंने एक विस्तार से वीडियो बनाया है कि इंग्लैंड, बैंक ऑफ इंग्लैंड में था और बैंक ऑफ सेटलमेंट में, रीसेटलमेंट में था, वहां से सारे सोने भारत ने लगभग 70-80% के आसपास सोने को वापस मंगा लिया है। और सोने की खरीदारी पर भारत तत्काल रोक, क्योंकि सोना भी खरीदने में डॉलर जाता है, तो एनर्जी में भी डॉलर जा रहा है, सोना में भी डॉलर जाएगा, तो फिर हमारा रुपए कमजोर होगा और अंततः फायदा कहां होगा? फिर डॉलर को, मतलब अमेरिकी डॉलर को फायदा होगा। तो एक तरफ सोना रिजर्व करना चाह रही है, सोना की खरीदारी चाइना भी कर रहा है, सोना की खरीदारी पूरी दुनिया कर रही है अमेरिका छोड़कर। अमेरिका ने देखा कि अगर पूरी दुनिया सोने की होर्डिंग कर रही है, इसका मतलब है कि यह युद्ध एस्केलेट करेगा। तो उन्होंने अभी एग्रीमेंट कर लिया ईरान के साथ, कहा कि हम युद्ध में अभी अब और लंबा नहीं जाएंगे, और इजरायल को अकेला छोड़ दिया, कहा कि भैया तुम्हारी वजह से हम युद्ध को लंबा नहीं खींच सकते। और साथ ही साथ अमेरिकी फेडरल बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, मतलब अब वहां जो निवेश होगा उस पर ज्यादा ब्याज मिलेगा। अब जब ज्यादा ब्याज मिलेगा तो फिर लोग डॉलर की तरफ जाएंगे, सोने की तरफ नहीं जाएंगे। तो डॉलर का वैल्यू बढ़ेगा, सोने का वैल्यू घटेगा। और अगर फिर सोने का वैल्यू घटेगा तो लोग फिर खरीदना शुरू करेंगे, फिर सोने का प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि अगर डिमांड बढ़ा तो जाहिर है फिर प्राइस भी बढ़ेगा। तो ये हमेशा खेल चलते रहता है सोने और डॉलर के बीच में। अगर डॉलर मजबूत हो गया तो समझिए सोना सस्ता है, और अगर सोना मजबूत है तो समझिए डॉलर कमजोर हो रहा है। अगर सोने की तरफ लोग भाग रहा है तो समझिए डॉलर कमजोर हो रहा है, और अगर लोग डॉलर की तरफ भाग रहा है तो समझिए सोना कमजोर हो रहा है। इस दोनों के बीच का युद्ध है, और ये आज से नहीं लंबे समय से चलता है। अब इसमें मैंने शुरुआत में एक जिक्र किया जापान का। जापान का क्या खेल है? तो एक तो इस ऑयल पुल जो युद्ध चल रहा है, जो तेल से एनर्जी से संबंधित जो युद्ध जारी है, उससे भारत खुद को धीरे धीरे निकाल चुका है, ऑलमोस्ट निकाल चुका है। और महंगाई दर अभी बढ़ेगी, आरबीआई का भी अभी आ गया है, स्टेटमेंट आया है कि महंगाई दर बढ़ेगी। लेकिन अगर हमने सप्लाई चेन को कंट्रोल कर लिया और युद्ध कंप्लीटली रुक गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया और हमारे वहां से तेल आने शुरू हो गए, तो 1-2 महीने का ये रहेगा, ये परमानेंट महंगाई नहीं रहेगी, 1-2 महीने रहेगा। और उसके बाद अभी मानसून आ रहा है, अगर मानसून अच्छा हो गया तो फिर महंगाई घट जाएगी। लेकिन अगर मानसून ठीक नहीं हुआ तो फिर महंगाई दर, जो कि मानसून नहीं ठीक होने की थोड़ी संभावना है, क्योंकि देखिए अभी जून खत्म होने जा रहा है, आप दिल्ली एनसीआर में अगर हैं, कोई बारिश नहीं हुई, ऑलमोस्ट जून के तीसरे क्वार्टर में पहुंच गए हैं, लेकिन फिर भी बारिश नहीं हो रही है, तो बारिश थोड़ा सा मध्यम है। अगर ऐसी परिस्थिति में मानसून कमजोर रहा तो महंगाई बढ़ सकती है, लेकिन यह परमानेंट नहीं रहेगा, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा, युद्ध विराम हो चुका है, सिग्नेचर हो चुका है, इजराइल को धता बता चुका है अमेरिका, और भारत फूक फूक कर कदम रखा है। भारत ये निगोशिएट करेगा कि एग्रीकल्चरल वाले मामले को छोड़ करके बाकी जो आपकी बात है उस पर हम एग्री करने के लिए तैयार हैं, और ट्रेड डील का एग्रीमेंट हो जाएगा। ये तो हुई, लेकिन मैंने जो जिक्र किया जापान का, उसकी कहानी बड़ी बेहद दिलचस्प है मित्रों। और इस बार अगर पूरी दुनिया में थोड़ी बहुत आर्थिक डिसेबिलिटी, माने पूरा वोलेटिलिटी रहेगी, तो उसके पीछे जापान एक बड़ा कारण, जापान की अर्थव्यवस्था में बड़ा उथल पुथल हुआ है। जापान अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट एक प्रकार से घटाते जा रहा है, कोशिश कर रहा है, बढ़ाते जा रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा रहा है। जापान बड़ी मात्रा में अमेरिकी बाजार में और दुनिया भर के बाजार में जापान का निवेश है, और जैसे जैसे अगर ये उनका इंटरेस्ट रेट बढ़ता गया तो फिर जहां निवेश हुआ है तो निवेशकर्ता को अधिक पेमेंट करना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में वो फिर भागना शुरू करे, और अमेरिका में भी, अमेरिकी बाजार में भी येन जो है वो धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। अब इसको ठीक करने के लिए जापान को कुछ ना कुछ डिसीजन लेने पड़ेंगे। अब ऐसी परिस्थिति में अगर जापान चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है
और अगर जापान की इकोनॉमी क्राइसिस में आती है तो उसका कास्केडिंग इंपैक्ट पूरी दुनिया के बाजारों पर पड़ने वाला है। इसलिए आप भगवान से यह मनाइए कि जापान की इकोनॉमी इस युद्ध की परिस्थिति में थोड़ा स्टेबल रहे और वहां कोई विशेष उथल पुथल ना हो, निवेशकों में भगदड़ ना मचे, स्टॉक से लोग भागने ना लगे, जापानीज निवेशक भागने ना लगे, उनको नुकसान ना होने लगे। तो दुनिया भर के निवेशकों को अगर अभी स्टेबल रहना है तो कुछ दिन आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जापान की अर्थव्यवस्था भी स्थिर रहे, क्योंकि दुनिया में बहुत बड़े निवेशक के रूप में जापान है। और अगर जापान के निवेशकों को नुकसान होता रहा तो फिर वो पूरी इकोनॉमी पर उसका कास्केडिंग इफेक्ट। अब जो सबसे दिलचस्प पहलू है कि भारत डॉलर को कमजोर करे या सोने को कमजोर, जहां मोदी फंसे। तो भारत यह चाहता है कि डॉलर कमजोर, सोना कमजोर नहीं हो लेकिन स्टेबल रहे। लेकिन डॉलर कब कमजोर होगा? जब भारत का रुपए मजबूत हो, और भारत के रुपए को मजबूत करने की भरसक कोशिश हो रही है। लेकिन इसकी संभावना अगले 2-3 महीने तो नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका अपना इंटरेस्ट रेट लगातार घटा रहा है। जो हमारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, FII हैं, वो निकाल करके वो सारा पैसा अमेरिकी स्टॉक में लगाएंगे। हो सकता है कि वो निवेश भारत से चला जाए, तो फिर भारत के ऊपर भी एक दबाव पड़ेगा, भारत के स्टॉक मार्केट के ऊपर भी एक बड़ा दबाव बन सकता है। अमेरिका खेल रहा है एक तरफ युद्ध से और दूसरी तरफ अपने फेडरल बैंक के रेट बढ़ाने से। वो खेलता जा रहा है, वो कह रहा है कि ठीक है, तुम सोने की होर्डिंग कर रहे हो, करो, कोई दिक्कत नहीं, हम डॉलर निकाल देंगे। तो युद्ध में अमेरिका को फायदा ही फायदा। हाँ, अगर ये युद्ध लंबा चलता और अमेरिका का ट्रेजरी, वर्तमान ट्रेजरी खाली होता, इस युद्ध पर खर्च होता, तो फिर वहां परेशानी थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है, उनको मालूम है कि हमें किस सीमा तक लड़ाई को लेके जाना है जहां से हम अनपॉपुलर ना होना शुरू हो जाए। तो नवंबर के चुनाव को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना एक प्रकार से दुकान समेट लिया। और दुकान समेटने का आधार यही है क्योंकि नवंबर में midterm चुनाव है। लेकिन भारत अभी भी बीच में फंसा हुआ है। वो न तो डॉलर को मजबूत करने के लिए प्रयास कर सकता है और न ही सोना को मजबूत करने के लिए प्रयास कर सकता है। दोनों के बीच में एक संतुलन बना करके भारतीय अर्थव्यवस्था को चलना पड़ेगा। और अगर वो ऐसी परिस्थिति में कुछ करना ही है तो सोना ही बेहतर है डॉलर में, भारतीय इकोनॉमी के लिए। हालांकि हम लोग के लिए तो डॉलर महंगा हो तो और अच्छी बात है, वो अलग विषय है। लेकिन मोदी डॉलर और सोने के बीच से धीरे धीरे निकल रहे हैं और इस बात का इल्म डोनाल्ड ट्रंप को भी है और यूरोपीय बाजार में भी है। चलते चलते मेलहोडी ने जो फिर कह दिया साफ साफ कि वी आर द बेस्ट कपल ऑन इंस्टाग्राम, तब तक आप उसको एंजॉय कीजिए। लेकिन भारत इस युद्ध से निकलेगा। बहुत बहुत